नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव आज उस वक्त हिंसक बन गया जब पटना कॉलेज कैंपस में छात्रों ने न सिर्फ जमकर बवाल किया बल्कि गोलियां तक चला दी। छात्रों ने मीडिया कर्मियों को पीटा और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया, जिससे कैंपस में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। हंगामे, हिंसा और बवाल के बीच कॉलेज कैंपस में बड़ी संख्या में पुलिस बलों को तैनात कर दिया गया है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप इस पूरे घटनाक्रम को समझ पाएंगे। जिससे पहली तस्वीर उस वक्त की जब पथराव और फायरिंग किए जा रहे थे, छात्र संघ चुनाव में बवाल हुआ, और उसके बाद दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए पटना कॉलेज कैंपस में पुलिस की मौजूदगी है, लेकिन उसके बाद भी यहां पर छात्र बवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए आज छात्र संघ चुनाव में जमकर बवाल हुआ। दरअसल वहां पर जितने भी छात्र थे वो सभी आपस में ही भिड़ गए, और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी भी वहां पर थी। पुलिस वहां पर पहुंची थी कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पुलिस के सामने ही ये छात्र, दुस्साहसी छात्र आप कह सकते हैं इन लोगों को, जो एक दूसरे पर जमकर मारपीट करते हुए नजर आए। और साथ ही साथ सिर्फ एक दूसरे पर मारपीट नहीं की बल्कि मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की सूचना है, और पुलिस इन सभी छात्रों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस पर भी छात्रों ने पथराव कर दिया। और पटना कॉलेज में इस तरीके के हंगामे की तस्वीर जो है वो सामने आई जब कैंपस में अफरा तफरी का माहौल बन गया। किया है पटना कॉलेज गेट के बाहर किया, अंदर की घटना नहीं। सर असामाजिक तत्वों ने किया। सर, जिस तरीके से हालात हुए, पुलिस को भी दौड़ना पड़ा, निश्चित तौर पर राइफल पुलिस को भी दौड़ना पड़ा। आखिर हालात ऐसे कैसे बन गए? बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था सब कुछ। देखिए, असामाजिक तत्वों का कोई भरोसा नहीं होता है, कब कहाँ वो क्या करेंगे। लेकिन अशोक राजपथ पर हुआ है, पटना कॉलेज के अंदर नहीं हुआ है, गेट के अंदर नहीं हुआ, गेट के बाहर हुआ। पटना कॉलेज में चुनाव खत्म होने के पहले फायरिंग के बाद कॉलेज परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के दौरान आज असामाजिक तत्वों ने जो चाहा वो किया। फिलहाल पुलिस की गाड़ियां जरूर कैंपस में दौड़ रही हैं। ये पटना कॉलेज कैंपस की तस्वीर है, जहां पर कुछ दिनों पहले असामाजिक तत्वों की आपस में झड़प हो गई थी, फायरिंग हुई थी और बम विस्फोट भी किया गया था। और आज एक बार फिर से छात्र संघ चुनाव के दिन ही, इलेक्शन खत्म होने के थोड़ी देर पहले, असामाजिक तत्वों ने फायरिंग की, पथराव किया, मारपिटाई की मीडिया कर्मियों की। और फिलहाल यहाँ पर पुलिस मौजूद है। आप देखिए, यहाँ पटना कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की ये तस्वीर है, जहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ हैं। और एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए भी छात्र संघ चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना। अभी काउंटिंग भी होनी है, रात में देर रात तक काउंटिंग की प्रक्रिया जो है वो चलेगी। और देखिए, फिलहाल पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं। चुनाव जो है वो खत्म हो चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरीके से हालात उत्पन्न हुए हैं, बताया ये जा रहा है कि वाणिज्य कैंपस से शुरू हुआ है सब कुछ, और उसके बाद काफ़ी जमकर बवाल काटा है जो असामाजिक तत्व हैं उन लोगों ने। और फिलहाल पुलिस जो है वो मौजूद है यहाँ पर। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुँच गए हैं, और धीरे धीरे जांच चल रही है यहाँ पर। और वाकई में पुलिसकर्मियों के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था यहाँ पे। पिछले दिनों जो बम ब्लास्ट हुआ था यहाँ पर, छात्रों, जो हॉस्टल में रहने वाले छात्र थे वो आपस में भिड़ गए थे, और उस दौरान यही वो स्पॉट है जहाँ पर बम भी फेंका गया था। और कहा गया था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि आने वाले दिनों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाना प्रायोरिटी होगी, लेकिन आज वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल अब देखना होगा, अभी से बाकी का समय भी कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। जब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, देखना होगा जिला और पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर आगे किस तरह की एहतियात बरतता है और क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और हमारे सहयोगी संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अभी फिलहाल क्या कुछ माहौल वहां पर है, और जरा ये बताइए जो असामाजिक तत्व जिन्होंने हंगामा किया, क्या उन पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई अब तक? देखिए, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। मेरी बात हुई है पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकारी यहाँ मौजूद हैं,
और इन लोगों ने कहा कि अभी पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसका किसी को हिरासत तक में नहीं लिया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो पटना पुलिस है वो नहीं चाहती है कि काउंटिंग की प्रक्रिया तक किसी तरह का कोई शो हंगामा हो। फिलहाल प्रायोरिटी इस बात की है कि इसी तरीके से चुनाव जो है मतगणना से लेकर जो मतदान से लेकर मतगणना की प्रक्रिया वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा ली जाए। उसके बाद जो सामाजिक तत्व हैं जिन्होंने आज हंगामा किया, उपद्रव किया है, उनकी गिरफ्तारी की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बहरहाल अभी जो बैलेट पेपर है वो धीरे धीरे यहाँ से निकलना शुरू हुआ है, सभी पटना कॉलेज से, वाणिज्य से, और उसके बाद जब काउंटिंग सेंटर पर पहुंचेगा उसके बाद अभी फ्लैग मार्च की तैयारी चल रही है पूरी यूनिवर्सिटी कैंपस में। चूंकि छात्रों के कई गुट जो है जो चुनाव लड़ रहे हैं इसी यूनिवर्सिटी कैंपस के हॉस्टल में रहते हैं, तो वहाँ प्रायोरिटी इस बात की कि शांति कायम की जाए, इसके लिए फ्लैग मार्च की तैयारी की जा रही है और अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, पुलिस बल को भी बुलाया जा रहा है और एक थोड़ी देर बाद यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जाएगा। जी, लेकिन संजय, पुलिस की तरफ से पहले से ही पुख्ता इंतजामात के बात किए जा रहे थे, और आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन सी वो बात रही जो अचानक से हंगामा हो गया? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस पूरे वायलेंस में एक वो गुट शामिल था जिसको अपने हार का अंदेशा पहले से सता रहा था और वो चाह रहा था कि किसी तरीके से जो यहाँ पर चुनाव है उसमें व्यवधान पड़ जाए और आगे किसी तरह की कोई जो चुनावी प्रक्रिया है वो ना हो पाए। और कहीं न कहीं उसने यही कोशिश की उस गुट ने, हालांकि अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका गुट। पुलिस बाद में भारी पड़ी है। तमाम जो अधिकारी हैं, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर है, सिटी मजिस्ट्रेट है, दूसरे जो अधिकारी हैं पटना जिला प्रशासन के, वो पटना कॉलेज गेट पर पहुंच गए हैं और तमाम जो अधिकारी हैं अपनी तरफ से इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी तरीके से बैलेट पेपर को यहाँ से निकालने की प्रायोरिटी है, क्योंकि जो सामाजिक तत्व तो अगल बगल में छिपे हो सकते हैं इस बात का पुलिस को अंदेशा है। तो धीरे धीरे करके बैलेट पेपर निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जाएगा और अब शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिशें जो है वो शुरू हो गई जिला और पुलिस प्रशासन की तरफ से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते आगे, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के दौरान पटना कॉलेज में असामाजिक तत्वों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान पथराव से लेकर फायरिंग और मारपीट भी हुई। ये हाल तब था जब टाउन डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद थी। घटना के बाद हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार ने। विद्यालय छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण कराने का दावा किया गया था, लेकिन कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर रहा और उसके बाद यहाँ पर फायरिंग भी हुई, मारपिटाई भी हुई, पथराव भी हुआ और जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया। फिलहाल तमाम अधिकारी जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। टाउन डीएसपी भी हैं और पटना जिला प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। जो घटना हुई है उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर टाउन डीएसपी हैं। क्या हो गया था, आप लोग यहाँ मौजूद थे, क्या घटना हो गई? असामाजिक तत्वों के द्वारा दहशत फैलाने के लिए पता चल रहा है कि 3-4 राउंड या तो फायरिंग हुई होगी या फिर पटाखे फोड़े होंगे, दोनों में से कोई ये घटना घटी है और 1-2 आदमी के साथ मारपीट भी सब किया है। मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट? हाँ, 1-2 मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट सुनने में आ रहा है कि किया गया है। मकसद क्या था ऐसा? आइडेंटिफाई तभी तक नहीं हो पाया है, आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे। मकसद था केवल दहशत फैलाना स्टूडेंट्स के बीच और अपना वर्चस्व को दिखाना, साबित करना, इसके अलावा और कोई बात नहीं। आपको मैं दिखा रहा हूँ, यही पटना कॉलेज है जहाँ पर ये हंगामा हुआ है और चुनाव संपन्न होने के ठीक थोड़ी देर पहले ये तस्वीर है यहाँ की। यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं, अप्रिय वारदात, वो नहीं होना चाहिए था और इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं पटना यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर, कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव चल रहा था। और तमाम अधिकारी, देखिए अभी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ही सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर तमाम अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन इनकी मौजूदगी का कोई असर अनसोशल एलिमेंट पर नहीं पड़ा और उन्होंने जैसे चाहा उस तरीके से वारदात को अंजाम दिया। कई जो मीडिया पर्सन हैं उनको भी चोटें आई हैं, उनके कैमरे तोड़े गए हैं और फिलहाल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग होगा छात्र संघ चुनाव संपन्न होने के बाद यहाँ पर विधि व्यवस्था बनाए रखना, क्योंकि आज जिन लोगों ने चुनाव में व्यवधान डाला है उन्होंने शायद उन्हें अपनी हार का अंदेशा था और वो चाहते थे कि किसी तरीके से इलेक्शन को डिस्टर्ब किया जाए और वो अपने मकसद में कामयाब रहे। जो टाउन डीएसपी हैं वो भी कहते हैं कि फायरिंग हुई होगी, पटाखे छोड़े गए होंगे। ये बड़ा बेतुका बयान लगता है एक अधिकारी का, उन्हें पता नहीं है, वो यहीं पर मौजूद हैं, यहीं पर सारी आवाज़ें उन्होंने सुनी और फिर इस तरीके का वो बयान दे रहे हैं। देखना होगा अब आगे किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अभी आइडेंटिफाई है वो कर रहे हैं सब पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
और इसी बीच बड़ी खबर सीतामढ़ी से, जहां अपराधियों ने घर में घुसकर एक दंपत्ति की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी। घटना महिंदवाड़ा थाना क्षेत्र के शाहपुर सुमौल गांव की है। गांव में सीताराम राय और उनकी पत्नी की रात में हत्या उस वक्त की गई जब वे दोनों कमरे में सो रहे थे। सुबह जब दोनों की नींद नहीं खुली तो घर के सदस्यों को शक हुआ और बाद में पता चला कि दोनों का शव खून से लथपथ कमरे में पड़ा था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं मुजफ्फरपुर से एफएसएल की टीम भी बुलाई गई। फिलहाल पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। मृतक सूद पर पैसा लगाते थे। लूट या डकैती इत्यादि की संभावना उसमें नहीं लग रही है, लेकिन कोई या तो पर्सनल कोई दुश्मनी है होगी या सूद के पैसे के लेन देन को लेकर के शायद हत्या को काहित किया गया है। इसमें एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया था मुजफ्फरपुर से, उसके द्वारा भी छानबीन की गई है और डॉग स्क्वाड को भी बुला करके दिखवाया गया है। कुछ सूत्र हाथ में लगे हैं, उसके आधार पर एसआईटी गठित करके आगे कार्रवाई की जा रही है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के कयास के बीच अब्दुल बारी सिद्दीकी का बड़ा बयान सामने आया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि फिलहाल जगदानंद सिंह अध्यक्ष हैं और आगे भी रहेंगे। पद पर बने हुए हैं। आप अगर हमारे पार्टी के प्रवक्ता रहते हैं तो उस हैसियत से बोलते तो हम समझते। सच्चाई यह है कि जगदा बाबू अध्यक्ष हैं और अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं, अध्यक्ष रहेंगे। बिहार सरकार में मंत्री आलोक मेहता ने बिहार में खाद की किल्लत पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। आलोक मेहता ने कहा कि केंद्र की तरफ से बिहार से भेदभाव किया जा रहा है। वहीं बिहार में बंगले पर चल रहे सियासत पर भी आलोक मेहता ने कहा कि पोजीशन के हिसाब से बंगला मिलता है। पिछले वर्ष भी किल्लत हुई थी और किल्लत हुई थी तो यही जी मैंने एनडीए के ही माननीय सांसदगणों ने लोकसभा में उठाया था इस सवाल को। उसके बाद केंद्र से सप्लाई बढ़ाई गई थी। तो यदि किल्लत थी तो सप्लाई क्यों बढ़ाई गई थी? यदि कृत्रिम किल्लत थी तो ऐसा तो नहीं नजर आ रहा है कि आज ही कृत्रिम किल्लत हुआ हो, उस दिन नहीं हुआ हो। सच बात यह है कि बिहार के साथ लगातार उपेक्षा भरी नीति अपनाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। अभी सड़कों के निर्माण रुके हुए हैं। बिहार का हिस्सा की हकमारी हो रही है। वो डिले ही सही, डिले करके बिहार की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दावा किया है कि बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता की जीत वहां तय है। पशुपति पारस ने कहा कि वे कुढ़नी में प्रचार करने जाएंगे और वहां उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, लिहाजा बीजेपी की जीत को लेकर कोई दुविधा नहीं है। वहीं चिराग पासवान के चुनाव प्रचार को लेकर कहा कि इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सबसे पहले तो मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा और हमारी पार्टी भी जाएगी। पूरा यूनिट हमारा रहेगा वहाँ, हमारी पार्टी का जो है वो, और प्लस दलित सेना मेरा वहाँ बहुत मजबूत संगठन है मुजफ्फरपुर ज़िला में। और हम लोग वहाँ जाएंगे, खटेंगे, मेहनत करेंगे और ख़ास के हमारा जो वोट बैंक है उसकी भी संख्या वहाँ तकरीबन 30,000 है। तो हमारा जो वोट बैंक है, जो हमारा वोट बैंक है वो निश्चित रूप से 100 में 100% एनडीए गठबंधन को मिलेगा। बिहार में मंत्रियों के बंगले को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आवास खाली करने को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि मुझे नोटिस के साथ ही 2,36,000 जुर्माना देने का भी नोटिस दिया गया है। रेणु देवी ने बताया कि जब तक उन्हें रहने लायक मकान नहीं मिलेगा, कैसे वे इस मकान को खाली कर दें। तो अचानक मेरे पास एक नोटिस आ रही है कि आप पर इतना अर्थदंड 2,86,000 लगाया जा रहा है। ये जुर्माना लगाया गया 2,36,000। 2,36,000 जुर्माना लगाया गया। हम कहेंगे भैया आप किस ये में जुर्माना लगा, हम तो ऑलरेडी विधायक हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम विधायक नहीं हैं, मंत्री नहीं है, उप मुख्यमंत्री नहीं है, तो आज विधायक तो हम हैं। हमको क्यों जुर्माना लगाया? हमने तुरंत लेटर लिख के दिया।
हमने सचिव से भी बात कही, सचिव बोले कि भैया हमको पता नहीं है, उनका विभाग अलग है, वो कर रहे हैं। रेणु जी, लेकिन एक बात है, एक बात है कि इससे पहले भी जितने भी डिप्टी सीएम रहे या कोई भी हो, वो अगर हटता है तो उसको एक प्रक्रिया है, उसमें आपको खाली करना ही है, जुर्माना लगता ही है। तो इसमें नया क्या है जो इसको इतना बड़ा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ? देखिए, मेन बीजेपी की तरफ से कोई नया चीज नहीं है। मेरा कहना है कि जो लोग अनऑथराइज हैं, जिसका कोई स्टेटस नहीं है, वो कोई भी एमएलए नहीं है, वो इतने दिनों से मकान रखे हुए हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो मकान रखे हुए हैं, उनको कोई भी किराया का नोटिस नहीं जाता है। लेकिन एक जो पूर्व मंत्री 5 बार से विधायक, और आज भी अगर मंत्री के बाद अगर हटी हैं तो विधायक हैं, तो जब जो आवास आप दिए हैं, जब तक वो खाली नहीं होगा और रिपेयर नहीं होगा तो हम कैसे जाएंगे? और अर्थदंड लगाने का क्या कारण था? ऐसे भ्रम पैदा करने के लिए कुछ से कुछ बोल देना, ये तो अच्छा बात नहीं है। कल हम मंत्री नहीं रहेंगे, हमको एज एमएलसी ये क्वार्टर अलॉटेड है, हम कल एमएलसी नहीं रहेंगे तो हमको तो मकान खाली करके जाना पड़ेगा, और उसका एक प्रावधान है, बिल्डिंग लॉ है, पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग लॉ है, उसके हिसाब से हमको 3 महीने तक मैक्सिमम रह सकते हैं। 3 महीने के बाद अगर हम रहेंगे तो ये लोग कैबिनेट के मेंबर थे जब ये कानून लाया गया था, बीजेपी साथ थी कि 30 गुना मार्केट रेट से 30 गुना ज्यादा आपसे पेनल्टी लिया जाएगा, तो पेनल्टी तो सबको देना पड़ेगा। आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर सब पेनल्टी दे रहे हैं, क्योंकि एक व्यवस्था थी कि पहले के लोग जो यहाँ पर पोस्टेड रहते थे, अफसर बाहर चले जाते थे, घर को छोड़ते नहीं थे, और फिर 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना तक जबरदस्ती रह रहे थे, तो फिर उनका इसलिए तो ये जुर्माना का प्रावधान किया गया। या तो जुर्माना दीजिए, अब 2,36,000 रुपए जिसका जुर्माना आया है, अब इनको तो एनओसी लेना पड़ेगा। जब ये नॉमिनेशन करने जाएंगे कोई भी, तो इनको एनओसी लेना पड़ेगा भवन निर्माण से। सरकारी मकान में रहते हैं तो कहां से देगा भवन निर्माण एनओसी? हम भी तो कानून से बंधे हुए हैं, कैबिनेट में पास है, आप उसके पार्ट हैं, जुर्माना क्यों नहीं दीजिएगा? जुर्माना सबको देना पड़ेगा। अपने नेताओं को बंगला खाली करने के नोटिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और पूछा है कि जेडीयू के नेताओं को नोटिस क्यों नहीं भेज गए। देखिए, आवास की व्यवस्था आप विकल्प उनको पहले से बना दें, आवास उनको दे दें, तब न आवास खाली कराएं। आप आवास खाली कराने का कागज भेज देते हैं और आवास में जो पहले से रह रहा है वो खाली किए हुए नहीं है, तो कैसे शिफ्ट करेगा? अब हमारा ही तो आवास मिला है पोलो रोड में, अब वहां पर उनके लोग अभी तक रह रहे हैं। मेरा तो नीतीश कुमार से प्रश्न है कि आप दोनों उप मुख्यमंत्री का आवास खाली कराने को कहते हैं, आप नेता प्रतिपक्ष का आवास जबरदस्ती खाली कराने का नोटिस देते हैं, लेकिन किस नाते एक व्यक्ति जो 6 महीने पूर्व खत्म जिसका हो चुका है विधान परिषद का, उसको आपने क्यों आवास दिया हुआ? तो यह सब एक कुछ नीतीश जी की शुरू से आदत रहती है कि कुछ वह डमी रखते हैं, जो डमियों का उपयोग करते हैं, वह डमी का उपयोग राजद के खिलाफ भी करते हैं, भाजपा के खिलाफ भी करते हैं। इस तरह के डमी लोगों की चिंता में और कटिहार से बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 पर पीड़ित जूली ने दावा किया है कि धर्मांतरण के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पति तौफीक ने उसे धमकी दी, परिवार वालों पर मारपीट का भी आरोप लगाई हैं। लव जिहाद से आजाद होना चाहती हैं जूली। हाँ, कोर्ट मैरिज के कितने दिनों के बाद आपको इस बात की जानकारी हुई कि ये जो लड़का है ये राजपूत नहीं है, ये तौकीर है? 2019 में जानकारी हुआ हमको, जब हम घर गए उसका फर्स्ट बार। 17 से लेकर 19 तक जूली आप क्या उसके साथ नहीं रह रही थी? वो क्या आपके साथ नहीं रह रहा था? आप उस दौरान कहाँ रह रही थी? हम अपना मायके में रहते थे। यानी शादी के 2 साल तक आप अपने मायके में ही थी? हाँ, 2-3 साल तक हम अपना मायके में थे, और वो हमको घर नहीं ले जाता था अपना, बोलता था घर बनेगा तैयार होगा तब ले जाएंगे। अभी घर तैयार नहीं हुआ है। उस दौरान तौकीर कहाँ रह रहा था? वो मतलब 2 साल पे आता था बाहर से, सऊदी से। वो 2-3 महीना रहता था, 2-3 महीना 4 महीना रहता था, फिर उसके बाद चले जाता था वो बाहर। तो इस 2-3 महीने वो कहाँ रह रहा था? क्या वो आपके साथ आपके घर आकर रह रहा था? हाँ, मेरे घर में भी रहता था, वो अपना घर भी जाता था,
कहता था मेरा खेती गृहस्थी है, माँ है, देखना जाना होगा देखने के लिए। वहाँ भी रहता था, अपना घर में भी, यहाँ भी आता था, यहाँ भी रहता था। और आपको बता दें कि पीड़ित युवती के मुताबिक मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे पहले शादी कर ली और अब युवती पर धर्म बदलने का दबाव दिया जा रहा है। पीड़ित युवती की फेसबुक के माध्यम से 5 साल पहले एक लड़के से दोस्ती हुई थी। युवक तौफीक ने राज राजपूत नाम बताकर हिंदू लड़की से शादी कर ली। कटिहार मनिहारी के रहने वाली युवती जब शादी के बाद ससुराल जाने की जिद करने लगी तो सुपौल के रहने वाले तौफीक ने पहले तो जूली को ले जाने से टाल मटोल किया और फिर एक दिन वो जूली को अपनी बहन के घर लेकर गया, जहां जूली को अपने साथ हुए धोखे का पता चल गया। फिलहाल तौफीक एक बार फिर दुबई चला गया है और वहां जाकर भी वो लगातार जूली पर मुस्लिम धर्म को कबूल करने को लेकर दबाव बना रहा है। पीड़ित युवती ने इंसाफ की गुहार लगाई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।